आज हमारे सामने जो जानकारी है वो किसी खजाने के नक्शे जैसी है। कहीं संगीत के सुर हैं तो कहीं हिमालय की ऊंचाइयां, कहीं संविधान की धाराएं हैं तो कहीं आजादी के आंदोलन की चिंगारियां। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं कला और संगीत की दुनिया से। हमारे स्रोतों में सबसे पहला जिक्र उस्ताद अमजद अली खान का है। उन्हें पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण तक भारत के लगभग सभी बड़े नागरिक सम्मान मिले। ये सिर्फ एक कलाकार की सफलता की कहानी नहीं है, है ना? हाँ, नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये सम्मान इस बात की पहचान है कि उन्होंने सरोद जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र को दुनिया के मंच पर एक नई आवाज दी। हाँ, और वो रागा फॉर पीस वाली बात भी है। बिल्कुल। जब वो 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह के लिए रागा फॉर पीस तैयार करते हैं, तो वो सिर्फ संगीत नहीं बना रहे होते हैं, वो दुनिया को बता रहे होते हैं कि भारत का शास्त्रीय संगीत शांति और सद्भाव का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है। और ये वैश्विक पहुंच सिर्फ आधुनिक दौर की बात तो है नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देखिए, उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1937 में हुआ था कोलकाता में। और उनकी शहनाई की गूंज ईरान के राज दरबार तक पहुंची, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। ये उस दौर में भारतीय संस्कृति के प्रभाव को दिखाता है। सही बात है। और संस्कृति की बात हो तो संगीत तक ही सीमित नहीं थी। उसी दौर में एक और कला रूप भारत की पहचान गढ़ रहा था, भरतनाट्यम। और इसका चेहरा थी रुक्मिणी देवी अरुंडेल। हाँ, 1935 में जब उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया, तो ये उस समय के सामाजिक बंधनों को तोड़ने जैसा था। एक बहुत बड़ी बात थी। उनके बारे में एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। उन्हें 1956 में पद्म भूषण मिला, लेकिन 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार भी मिला। मतलब एक महान नृत्यांगना और पशु अधिकारों की समर्थक। ये जुड़ाव क्या कहता है? ये दिखाता है कि कला इंसान को ज्यादा संवेदनशील बनाती है। रुक्मिणी देवी के लिए कला सिर्फ मंच पर प्रदर्शन करना नहीं था, ये जीवन जीने का एक तरीका था। इसीलिए उन्होंने कला क्षेत्र अकादमी की स्थापना की होगी। बिल्कुल, 1936 में। वो सिर्फ एक डांस स्कूल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां कला और जीवन मूल्य एक साथ सिखाए जाते थे। कला और कलाकार की पहचान की बात करें तो हमारे स्रोतों में कलाकारों के असली नामों का भी जिक्र है, जैसे गुलजार साहब, जिनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, है ना? इसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। हाँ, ये दिखाता है कि कलाकार अक्सर खुद को एक नए सिरे से गढ़ते हैं। गुलजार एक कवि और फिल्मकार की पहचान है, जो शायद संपूर्ण सिंह कालरा की पहचान से अलग है। एक नई शख्सियत बनाने जैसा। हाँ बिल्कुल, यही बात कुमार सानू, जिनका असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है, या मन्ना डे, जो प्रबोध चंद्र दे थे, उन जैसे कई और कलाकारों पर भी लागू होती है। और जब संगीत की बात हो तो कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं रहते, वो पूरे देश की आवाज बन जाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों से लेकर माँ तुझे सलाम और हाल में तेरी मिट्टी तक। हाँ, और नाटू नाटू का ऑस्कर जीतना भी एक सांस्कृतिक मील का पत्थर है। ये भारतीय संगीत की पूरी यात्रा को दिखाता है। देशभक्ति की प्रेरणा देने से लेकर पूरी दुनिया को अपनी धुन पर नचाने तक, हर गाना अपने समय की कहानी कहता है। कलाकारों का ये जज्बा अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मुझे उन एथलीट्स की याद दिलाता है जिन्होंने शारीरिक सीमाओं को चुनौती दी। हमारे स्रोतों में मिहिर सेन का जिक्र है, जिन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया। मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि 1950s के दशक में जब सुविधाएं इतनी कम थीं, तब किसी ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे जुटाई होगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये सिर्फ एक तैराकी का रिकॉर्ड नहीं था। एक नए नए आजाद हुए देश के नागरिक के लिए इंग्लिश चैनल पार करना एक तरह से ये ऐलान करने जैसा था कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। हाँ, एक आत्मविश्वास की लहर थी। बिल्कुल, जिसे बाद में आरती साहा ने एशिया की पहली महिला बनकर और मजबूत किया। और ये सिलसिला रुका नहीं। बछेंद्री पाल का 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ना, फिर संतोष यादव का 2 बार चढ़ना, रीना कौशल का दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना, ये सूची बताती है कि भारत में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जो असंभव को संभव बनाने में यकीन रखते हैं। और ये जज्बा सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। अब देखिए, खो-खो जैसे पारंपरिक खेल को अल्टीमेट खो-खो लीग के जरिए एक नया आधुनिक रूप दिया जा रहा है। हाँ, उसके नियम भी बदले गए हैं, मैदान का आकार बदला गया है। ये सब उसे आज के दर्शकों के लिए ज्यादा रोमांचक बनाने की कोशिश है। और अब तो 2025 में पहला खो-खो विश्व कप भी नई दिल्ली में होने वाला है। ये दिलचस्प है कि कैसे गली मोहल्ले का खेल अब वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। हाँ, और इसकी टैगलाइन भी बड़ी अच्छी है, द वर्ल्ड गोज खो,
ये उसी आत्मविश्वास को दिखाती है। चाहे वो एक व्यक्ति का एवरेस्ट पर चढ़ना हो या एक पारंपरिक खेल का विश्व कप आयोजित करना, इन सब के पीछे एक ही सोच काम कर रही है, अपनी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें दुनिया के सामने रखना। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की ये चाहत हमें सीधे देश के शासन और उसके बुनियादी ढांचे की ओर ले जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी एक ऐसा ही ढांचा बनाने की कोशिश की जो महत्वाकांक्षी भी हो और सबको साथ लेकर चलने वाला भी। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 350 क का क्या महत्व है, जो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की बात करता है? इसका बहुत गहरा महत्व है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक दर्शन है। यह स्वीकार करता है कि भारत में भाषाई विविधता एक सच्चाई है और बच्चों को उनकी अपनी भाषा में सिखाने से उनकी नींव ज्यादा मजबूत होती है। और ये अनुच्छेद 343 जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है, उसके साथ एक संतुलन बनाता है। बिल्कुल, ये एकता में अनेकता के सिद्धांत को जमीनी स्तर पर लागू करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जब शासन की बात आती है तो उसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए संस्थानों की जरूरत पड़ती है। हमारे स्रोतों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का जिक्र है, जिसका गठन 1993 में हुआ। उस समय ऐसी संस्था की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये एक अच्छा सवाल है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में मानवाधिकारों को लेकर वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर चर्चा तेज हो रही थी। NHRC का गठन इस बात का प्रतीक था कि भारत अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एक विकासशील लोकतंत्र के लिए एक बड़ा कदम था। इसी तरह लोकपाल का विचार भी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक संस्थागत समाधान खोजने की कोशिश है। ये जानना दिलचस्प है कि इसकी सिफारिश तो बहुत पहले कर दी गई थी, लेकिन इसे हकीकत बनने में कई दशक लग गए। हाँ, और ये दिखाता है कि बड़े संस्थागत सुधारों में अक्सर समय लगता है। लोकपाल की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में लगातार खुद को सुधारने की क्षमता होती है। और इसी तरह का एक और सुधार था योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का बनना। हाँ, 2015 में वो भी एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। ये बदलाव क्या था? क्या ये सिर्फ नाम बदलना था या इसके पीछे सोच का भी कोई फर्क था? नहीं, ये सोच का ही फर्क था। योजना आयोग टॉप डाउन मॉडल पर काम करता था, जहां केंद्र योजनाएं बनाता था और राज्यों को लागू करनी होती थी। अच्छा। लेकिन नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में बनाया गया है, जो बॉटम अप अप्रोच को बढ़ावा देता है। ये राज्यों के साथ मिलकर काम करता है, उन्हें सलाह देता है और सहकारी संघवाद को मजबूत करने की कोशिश करता है। ये शासन के तरीके में एक पीढ़ीगत बदलाव है। शासन में ये बदलाव और सुधार की प्रक्रिया हमें इतिहास की ओर ले जाती है, जहां आजादी के आंदोलन में भी लगातार नई रणनीतियां बन और बदल रही थीं। 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी का सत्याग्रह का आह्वान स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। हाँ, क्योंकि ये भारत का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। इससे पहले के आंदोलन क्षेत्रीय थे, लेकिन रॉलेट एक्ट के विरोध ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और इसी की पृष्ठभूमि में जलियांवाला बाग जैसा भयानक हत्याकांड हुआ, जिसने ब्रिटिश राज के क्रूर चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। और इसी गुस्से और ऊर्जा से 1920 का असहयोग आंदोलन निकला। इसकी एक खास बात ये थी कि ये खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ गया था। ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन था या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी? ये गांधी जी की एक बहुत बड़ी रणनीतिक पहल थी। वो जानते थे कि आज़ादी की लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर ना लड़ें। अच्छा। हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन था। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा की एक हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन अचानक वापस ले लिया। इस फैसले की तो बहुत आलोचना हुई थी। बहुत आलोचना हुई थी। कई बड़े नेता उनसे असहमत थे, लेकिन गांधी जी के लिए साधन साध्य से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उनका मानना था कि अगर आज़ादी हिंसा के रास्ते से मिली तो वो सच्ची आज़ादी नहीं होगी। तो ये एक संदेश देने जैसा था। हाँ, आंदोलन को वापस लेना ये संदेश देना था कि अनुशासन और अहिंसा इस लड़ाई के लिए गैर समझौतावादी सिद्धांत हैं। और इस वापसी का नतीजा क्या हुआ? क्या आंदोलन खत्म हो गया? आंदोलन का वो रूप खत्म हो गया, लेकिन ऊर्जा खत्म नहीं हुई। उसने एक नया रास्ता खोज लिया। इसी खालीपन में से 1923 में स्वराज पार्टी का जन्म हुआ, जिसके नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। उन्होंने फिर एक अलग रणनीति अपनाई। बिल्कुल, उन्होंने कहा ठीक है, हम सड़कों पर आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन हम काउंसिलों में घुसकर सरकार के काम में बाधा डालेंगे। ये रणनीति का एक बदलाव था
जो दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम कितना गतिशील और लचीला था। देश की राजनीति और शासन की इन परतों को समझने के बाद अब जरा देश की जमीन से जुड़ी कुछ बातों पर आते हैं। हमारे स्रोतों में कृषि और फसलों से जुड़े कुछ तथ्य हैं, जैसे ये कि ब्राजील कॉफी और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत जूट का। ये जानकारी हमें क्या बताती है? ये हमें वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था में हर देश की अपनी एक खास जगह के बारे में बताती है। यह हम याद दिलाता है कि हम एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। भारत जूट में आत्मनिर्भर है, लेकिन कई दूसरी चीजों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। खेती के तरीकों में भी काफी विविधता है। एक तरफ रिले खेती जैसी आधुनिक और कुशल तकनीक है, जिसमें एक फसल कटने से पहले ही दूसरी बो दी जाती है। ये बहुत स्मार्ट तरीका लगता है। ये बहुत स्मार्ट है और ये दिखाता है कि किसान कैसे समय और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए लगातार नए तरीके खोजते रहते हैं। ये मिश्रित खेती से अलग है, जहां खेती के साथ पशुपालन जोड़कर जोखिम को कम किया जाता है। ये दोनों ही किसानों की सूझबूझ के उदाहरण हैं। और दूसरी तरफ जूम खेती या स्थानांतरित कृषि जैसी पारंपरिक पद्धति है, जो खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। इसके पर्यावरणीय प्रभावों पर काफी बहस होती है। हाँ, और ये हमें विकास और परंपरा के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। जूम खेती एक समुदाय की सदियों पुरानी जीवन शैली का हिस्सा है, लेकिन आधुनिक समय में जनसंख्या के दबाव और जंगल की कमी के कारण ये टिकाऊ नहीं रह गई है। इसका समाधान खोजना एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरण की बात चली है तो एक तथ्य थोड़ा चौंकाने वाला है। उत्पादकता के मामले में मैंग्रोव सबसे ऊपर हैं और विशाल सागर सबसे नीचे, झीलों से भी नीचे। ऐसा क्यों? यह इसलिए कि उत्पादकता का मतलब सिर्फ आकार नहीं, बल्कि जीवन को सहारा देने की क्षमता है। सागर बहुत विशाल है, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा एक रेगिस्तान जैसा है, जहां पोषक तत्वों की कमी होती है। अच्छा। वहीं मैंग्रोव्स, जहां नदी और समुद्र मिलते हैं, वहां पोषक तत्वों का खजाना होता है। ये एक छोटा लेकिन बेहद सक्रिय और जीवंत इकोसिस्टम है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति में बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। और अंत में विज्ञान से जुड़े कुछ बुनियादी तथ्य। ऊर्जा का रूपांतरण, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, और यही बात विटामिन पर भी लागू होती है। हम जानते हैं कि वे जरूरी हैं, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि वे काम कैसे करते हैं। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील हैं, यानी शरीर उन्हें जमा कर सकता है। लेकिन विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। हाँ, तो हमें उनकी नियमित आपूर्ति की जरूरत होती है। विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम साइयानोकोबालामिन है, या विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी होता है, ये जानना हमें अपने खान पान को लेकर ज्यादा जागरूक बनाता है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर एक जटिल मशीन की तरह है, जिसे सही ढंग से काम करने के लिए हर तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक देश को चलाने के लिए हर तरह के संस्थानों और विचारों की जरूरत होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने कलाकारों से लेकर एथलीट, संविधान निर्माताओं से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों और किसानों तक की बात की। ये सब अलग अलग कहानियां लगती हैं, लेकिन इन सब कहानियों के बीच एक धागा है, कुछ नया करने का, सीमाओं को तोड़ने का और बेहतर भविष्य बनाने का जज्बा। चाहे वो अमजद अली खान का सरोद हो, बछेंद्री पाल का एवरेस्ट हो, गांधी जी का असहयोग आंदोलन हो, या नीति आयोग जैसा नया संस्थागत प्रयोग, ये सभी अपनी अपनी जगह पर एक नींव का पत्थर हैं। हमारे स्रोतों में कई लोगों की पहली उपलब्धियों का जिक्र था। पहला तैराक, पहली पर्वतारोही। ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि आज के इस दौर में, जब दुनिया इतनी जुड़ी हुई है और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, आज के एवरेस्ट और इंग्लिश चैनल क्या है? विज्ञान, कला, समाज या पर्यावरण के वो कौन से नए मोर्चे हैं जिन्हें इस पीढ़ी के अग्रदूतों को जीतना बाकी है?